नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात कर लेते हैं 10वें लोकसभा चुनावों की, जो हुए थे मई जून 1991 में। 9वें लोकसभा चुनावों में जैसा कि आपको देखा था कि 9वें लोकसभा चुनावों से भारत में 2 पीएम बने थे। एक थे वीपी सिंह और वीपी सिंह के बाद बने थे चंद्रशेखर। लेकिन दोनों पीएम के कार्यकाल को हम ऐड भी कर लें तो वो लोकसभा चली मुश्किल से 15 या 16 महीने तक ही चल पाई। उसके बाद भारतीय जनता ने 10वें लोकसभा चुनाव देखे। उन चुनावों के पीछे क्या कहानी रही थी वो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन इन चुनावों में हम देख लेते हैं कि क्या पोजीशन रही पार्टियों की। तो कांग्रेस को इस चुनावों में 232 सीट मिली, बीजेपी को 120 सीट मिली। जनता दल के बारे में आपको जैसा कि पता है कि जो राष्ट्रीय लोक दल था चौधरी चरण सिंह का और बीपी सिंह की जो जन मोर्चा था, इन्होंने मिलकर एक दल बना लिया था जनता दल, और उसको मिली 59 सीट और सीपीआई-एम को 35 सीट। सीपीआई पार्टी आप देख रहे हो कि लगातार भारत में प्रदर्शन करती रही, साउथ में, केरल में और मणिपुर में भी इन्होंने अपनी सरकारें चलाई थी। बात कर लेते हैं इन चुनावों की। तो इन चुनावों में जैसा कि आपको 9वें लोकसभा चुनावों में मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी की हार हुई थी। हार में मैंने आपको 3 कारण बताए थे कि राजीव गांधी जो थे राजनीति में बिल्कुल नए थे, लेकिन नए होने के बाद भी उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। आधुनिकीकरण का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है। और आप देखोगे कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने जो पंजाब का जो केस था उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन राजीव गांधी एक केस में फंस गए और वो केस था श्रीलंका का केस, जो आगे चल के राजीव गांधी की हत्या का कारण बनता है। श्रीलंका के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भारत के पड़ोसी देश थे, आप देखो कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के साथ ही भारत के जो पड़ोसी देश थे वो भी अंग्रेज़ों ने लगभग स्वतंत्र कर दिए। उसमें चाहे वर्मा था, श्रीलंका था, नेपाल था, ये सारे देशों का जब ये भारत की स्वतंत्रता के साथ ही स्वतंत्र हुए। तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्रता को मेंटेन रखना, स्वतंत्रता को बचाना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हो उसके एवज में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनका क्या हाल हुआ। तो उसके पीछे कारण यही था कि यहाँ पे कोई संविधान, जो एक संविधान की सुदृढ़ता जो होती है वो नहीं, एक बेल्ट संविधान नहीं बना पाए, कमज़ोर संविधान बने और वो संविधान टूटते रहे। दूसरी बात ये है कि आपके देश में जब वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन होती है तो आप मैक्सिमम लोगों को कैसे संतुष्ट करते हो, इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। और वही चीज़ हुई श्रीलंका में। श्रीलंका में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे 2 जातियाँ थीं जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। मैंने आपको बताया वेल एजुकेटेड देश था, जापान के बाद सबसे ज़्यादा एजुकेटेड देश श्रीलंका था। 2 जाति थी, सिंहली और आपकी एक तमिल भारतीय तमिलनाडु से गए हुए लोग थे, निर्वासित लोग थे। आपको पता होगा अंग्रेजी शासन में लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे दक्षिण एशियाई देशों में गए थे, मॉरिशस और इंडोनेशिया। इनमें भी भारत के बहुत सारे मूल निवासी आज भी रहते हैं, जिन्हें हम गिलगिटिया मजदूर कहते हैं। अंग्रेजी शासन में वो मजदूरी करने वहाँ गए थे और फिर वहीं पे बस गए और फिर वहीं के वो मूल निवासी आज माने जाते हैं। तो सिंहली और तमिल 2 तरह की जाति थी श्रीलंका में। सिंहली बहुसंख्यक थे और तमिल अल्पसंख्यक थे, लगभग 30%। लेकिन जब श्रीलंका का संविधान बना तो तमिलों को वहाँ पर ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई और उनके साथ भेदभाव किया गया। और भेदभाव यहाँ तक आ गया कि उनके ये भी कहा गया कि तमिलों को हम नौकरियों में आरक्षण नहीं देंगे। श्रीलंका के बारे में आपको भारतीय इतिहास में और थोड़ा ले चलूँ तो आप देखोगे कि हमारे दक्षिण भारत का एक शासन था चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य में राजेंद्र चोल ने पूरे के पूरे श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया था। तो तब भी भारत का वहाँ पे आना जाना, भारत का वहाँ पे कनेक्शन प्राचीन काल से रहा था। लेकिन राजीव गांधी के काल में क्या हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया तमिल और सिंहलियों के बीच में। उसका कारण ये था कि वहाँ पे तमिलों ने जब अपने अधिकार मांगे तो सिंहलियों ने, एक तो सिंहली जो उनकी भाषा थी उसको पूरे राज्य की, पूरे श्रीलंका देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया, जिसका तमिलों ने विरोध किया क्योंकि तमिल की जो भाषा थी वो तमिल थी। उस आधार पर तमिल पिछड़ जाते अगर तुम एक ही भाषा को वहाँ पे अहमियत दे दोगे। तो ये चीज़ आप देखोगे कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का एक जो पूर्वी
हिस्सा फ़िलहाल जो बांग्लादेश है, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ तो वो बांग्लादेश गए और उन्होंने वहाँ पे जाके कहा कि तुम जितनी जल्दी उर्दू सीख लो उतना ही जल्दी वो आपके लिए भलाई का काम होगा। लेकिन उस चीज़ का ज़बरदस्त विरोध हुआ। आप किसी के ऊपर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को थोप नहीं सकते। लोगों को अपनी संस्कृति बचाने का पूरा अधिकार होता है। और वहाँ विद्रोह हुआ और पाकिस्तान टूट गया। यही चीज़ उसी के कारण श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। भारत ने इन सब चीज़ों को कितने अच्छी तरह से मेंटेन किया, वो भारतीय राजनीति का और भारतीय राजनीतिक जो विद्वान थे उनका आप उदाहरण देख सकते हो। हमने भी संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में पारित किया था। लेकिन जब 1966 में हम उस हिंदी को राजभाषा बनाने चले तो दक्षिण में उसका विरोध हुआ और उस तरह से फिर हमने उसको पेंडिंग में डाल दिया। और हमने दूसरी भाषाओं को भी अनुसूची 8 में सम्मान दिया। 22 भाषाएं आज अनुसूची 8 में शामिल हैं, तो हम दूसरी भाषाओं को भी साथ में लेके सभी लोगों को चले। इस तरह का भारत में उदाहरण दिया जाता है और पूरा विश्व उन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पे आज भी आश्चर्यचकित रहता है कि भारत इतनी सारी विविधता को अपने आप में कैसे मेंटेन रखता है। तो वो चीज़ मैंने आपको, चलते हैं फिर श्रीलंका में देखा तो वहाँ तमिलों में और सिंहलियों में गृह युद्ध शुरू हो गया। और वो गृह युद्ध जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गृह युद्ध हो गया। और गृह युद्ध उसकी आंच भारत तक आना स्वाभाविक था, क्योंकि जो तमिलों के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहे थे, वो तमिलों के जो मूल जो लोग थे वो गए हुए कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे। तो तमिलनाडु में क्या हुआ, उस चीज़ का विरोध होने लगा कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और श्रीलंका की में जो गृह युद्ध चल रहा है वहाँ तमिलों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही हैं, उनको किसी तरह से कंट्रोल करें और वहाँ पर स्थापित करें। उसके लिए फिर राजीव गांधी ने श्रीलंका सरकार के साथ हस्तक्षेप किया। पहले तो उन्होंने, राजीव गांधी ने, जैसे आप देखते हो कि 1986 में उन्होंने नेवी के जरिए वहाँ पे तमिलों के लिए राहत के लिए वहाँ पे उनके लिए फूड सामग्री भेजी, जिसको श्रीलंका सरकार ने जाने से रोका। तो फिर राजीव गांधी ने श्रीलंका के उच्चायुक्त को दिल्ली में तलब किया और उन्हें बुलाया कि अगर तमिलों की सहायता करने से अगर श्रीलंका ने हमको रोका तो फिर हम सैनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। जब बात यहाँ तक आ गई तो फिर वहीं श्रीलंका के आयुक्त ने श्रीलंका सरकार से बात की कि भाई ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पे भारत में बहुत ज़्यादा नाराज़गी बढ़ चुकी है तमिलों के ऊपर अत्याचार से। जब फिर श्रीलंका सरकार और फिर राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ, उस समझौते के तहत बहुत सारी बातें हुई। उस समय तक जो श्रीलंका में जो इस पूरे के पूरे तमिल आंदोलन का जो हेड बन चुका था वो था एक संस्था थी लिट्टे, जो कि तमिल इलम का जो कंसेप्ट था, उसका जो नेता उस समय था वो बी प्रभाकरण था। और बी प्रभाकरण ने ये मांग रख रखी थी श्रीलंका सरकार से कि हमको तो एक तमिल राज्य बनाना है, एक अलग देश बनाना है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझ लो कि जो पंजाब में जो आतंकवाद फैला वो खालिस्तान के नाम पे फैला, और श्रीलंका में फैला था वो तमिल राज्य के लिए फैला था। और तमिल स्टेट की जब मांग होने लगी, एक देश की मांग होने लगी, तो फिर राजीव गांधी को यहाँ पे समझना पड़ा। अगर तमिल स्टेट की मांग ज़्यादा उभरती तो आप देखते हो कि उसकी आंच भारत तक आना स्वाभाविक थी, क्योंकि भारत में भी तमिलनाडु में के लोग उस चीज़ की तरफ थोड़े से झुके हुए थे, जो प्रभाकरण था उसकी तरफ थोड़ी हमदर्दी भी रखते थे। तो इस वजह से राजीव गांधी ने इस मामले में हस्तक्षेप करना अच्छा समझा और उन्होंने उस समय पे फिर प्रभाकरण को भी दिल्ली बुलाया कि हम श्रीलंका सरकार के साथ एक समझौता करने जा रहे हैं और उस समझौते को आपको मानना पड़ेगा। कहा जाता है राजीव गांधी काफ़ी एक अच्छे और व्यवहारिक नेता तो थे ही थे, और प्रभाकरण को उन्होंने दिल्ली के अशोका होटल में रोका और जाते समय उन्होंने, कहा जाता है राजीव गांधी ने अपनी ब्लड प्रूफ जैकेट भी प्रभाकरण को दी कि आप जाइए और सुरक्षित, हम तुम्हारी सुरक्षा की हम पूरी गारंटी लेंगे और हम आपके बिहाफ पर श्रीलंका सरकार से बात करेंगे, एक समझौता होगा। समझौते के तहत ये हुआ, वहाँ पे गलती ये हुई कि जो राजीव गांधी ने श्रीलंका सरकार के साथ समझौता किया उसमें श्रीलंका सरकार ने एक शर्त रखी कि जो
तो लिट्टे है उसको हथियार डालने होंगे, और जो सिंहली जो हमारी बहुपॉपुलेशन आबादी है उसकी सुरक्षा के लिए भारत को अपनी सेना लगानी पड़ेगी। उसी के लिए राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, जहाँ पे शांति सेना ने, अब क्या हुआ कि मामला यहाँ पे फंसता है कि अब प्रभाकरण से सुरक्षा के लिए जो श्रीलंका की सिंहली आबादी थी उसको भारतीय सेना उसको सुरक्षा दे रही है। अब प्रभाकरण जो लिट्टे के समूह थे उनके अंदर भारतीय राजनीति के ऊपर थोड़ा सा ये हो गया कुछ दिन बाद, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे लिट्टे को वो जो भारत विरोधी ताकत थी, उसमें पाकिस्तान हो, चाइना हो और भी दूसरी कंट्रियाँ हों, वो भड़काने लग गए कि भारत तो उल्टा ही तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा है, उसकी सेना तुमसे ही लड़ रही है, तुम्हारे ही लोगों को मार रही है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रभाकरण को भ्रमित करने में सफल हो गई, और प्रभाकरण ने ये सोच लिया कि कहीं ना कहीं भारत हमारे खिलाफ है, भारत हमारी मदद नहीं कर रहा है बल्कि श्रीलंका की ही मदद कर रहा है। चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई कि श्रीलंका में बाद में फिर सरकार चेंज हुई, और वहाँ पे एक दोबारा से जो राष्ट्रपति बने वो बने प्रेमदासा, और प्रेमदासा और प्रभाकरण के बीच एक समझौता हो गया, और उस समझौते के तहत ये हुआ कि भारत की जो शांति सेना थी उसको वहाँ से श्रीलंका से निकालना पड़ा। और इस तरह से महाभारत में ये कहते हैं कि उस शांति सेना में भी भारत के लगभग 8,000 सोल्जर मारे गए थे और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। अब भारतीय राजनीति में अब दोबारा से हम लौट के आते हैं कि लिट्टे से भारत के जो राजीव गांधी सरकार थी उसके संबंध खराब हो चुके थे, और ख़राब होने के बाद क्या हुआ कि भारत में भी सरकार थी वो गिर गई चंद्रशेखर की। और चंद्रशेखर की सरकार क्यों गिरी? चंद्रशेखर ने ये आरोप लगाया कि राजीव गांधी मेरी जासूसी करा रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारत को 10वें लोकसभा चुनाव के लिए आना पड़ा। 10वें लोकसभा चुनावों का जब प्रचार प्रसार होने लगा तो राजीव गांधी ने ये कहा कि पिछली बार जो मेरी हार हुई उसका एक कारण ये हो सकता है कि मैं जनता के बीच नहीं गया, इस वजह से इन चुनावों में राजीव गांधी ने ये फैसला किया कि मैं भारत की पूरी जनता के बीच में जाऊंगा, उनसे मिलूंगा पर्सनली, और उनसे जाके जब मैं अपने पक्ष को रखूंगा और वहाँ पे वोट मांगे जाएंगे, जिस तरह से मैं चुनाव प्रचार में पूरे देश में जाने वाला हूँ। यहाँ तक भी कहा जाता है कि इन चुनाव प्रचारों में राजीव गांधी खुद अपना प्लेन उड़ा उड़ा के प्रचार कर रहे थे। ये होती है कि राजीव गांधी ने एक कहीं रैली में ये बात कही कि अगर हम आएंगे दोबारा से हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर लिट्टे से दोबारा बात करेंगे। अब लिट्टे के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी प्रभाकरण के पास, अगर राजीव गांधी सरकार भारत में दोबारा बनी तो फिर दोबारा से वो सेना भेजेंगे और हस्तक्षेप करेंगे इस चीज़ में। और कहीं ना कहीं लिट्टे इस चीज़ को पर्सनली दुश्मनी के रूप में ले गए, और वहाँ पे लिट्टे के जो प्रमुख थे प्रभाकरण, उन्होंने राजीव गांधी की हत्या का प्लान बनाया। ये सब चीज़ें अभी तक भारत इन चीज़ों से अनभिज्ञ था। भारत के रॉ और जो आईवी जो इंटेलिजेंस थी उनको इस बारे में थोड़ा बहुत इनपुट था कि राजीव गांधी की जान को खतरा है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। लेकिन राजीव गांधी इन चुनावों में फैसला ये कर चुके थे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच जाना है। चीज़ें यहाँ फंस गई, इसी वजह से वो अपनी सुरक्षा को अपनी जो सुरक्षा थी उससे तोड़ के लोगों से मिले, पर्सनली आम लोगों में जाने लगे। इस सब चीज़ें से ऐसी कुछ परिस्थितियां बनने लगीं भारत में। अब आप ये देखोगे कि राजीव गांधी 21 मई 1991 की चेन्नई के पास श्री पेद्दीपुरम में एक जनसभा थी। वहाँ पर जो आपकी इंदिरा गांधी हैं, हमारी इंदिरा गांधी की जो मूर्ति थी उसका अनावरण भी होना था, और ये राजीव गांधी बहुत लेट पहुँचे थे इस सभा में। लेट पहुँचने के साथ साथ हुआ ये कि राजीव गांधी ने वहाँ पे जो इंदिरा गांधी की जो मूर्ति थी उसका अनावरण किया, और लगभग रात के 10 बज रहे थे, और 10 बजे ये होता है कि जनता बहुत ज़्यादा थी, और उस जनता में ही राजीव गांधी की वहीं पे जो प्रभाकरण के जो लोग थे, भारत में ये कहा जाता है प्रभाकरण ने ये काम एक उनके विश्वास पात्र थे शिवरासन ने ये पूरे के पूरे आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, और शिवरासन ही श्रीलंका से अपनी चचेरी बहन धनु और सुब्रहा को मानव बम के रूप में उन्होंने उन दोनों को तैयार किया, और वो राजीव गांधी की सभा में गई। कहा यह भी जाता है कि उन दोनों ने
राजीव गांधी की सभा में जाने से पहले एक रिहर्सल किया था, और वो रिहर्सल किया था बीपी सिंह की सभा में। बीपी सिंह की सभा में भी ये दोनों लड़कियां बीपी सिंह के पैर छूने गई थीं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सिर्फ इसका रिहर्सल किया और उन्होंने बम का बटन नहीं दबाया था। लेकिन राजीव गांधी के पैर छूने के लिए जब ये लड़की गई तो उस लड़की का नाम था धनु, और उस धनु ने राजीव गांधी के पैर छूने के बाद उसकी कमर में जो आरडीएक्स की बेल्ट बंधी हुई थी उस बेल्ट का बटन दबा दिया, और बटन दबाते ही क्या हुआ कि वहीं पर राजीव गांधी के पूरी बॉडी के चित्रे उड़ गए, उनकी पहचान भी उनके जूते से की गई, और इस तरह से भारत ने अपने एक और लोकप्रिय और ये कह सकते हैं यशस्वी नेता को खो दिया। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि भारतीय राजनीति के कई दुर्भाग्य रहे। आप देखते हो कि 1930 से ही भारतीय राजनीति ने भगत सिंह को खोया, सुभाष को खोया, पटेल को खोया, बी आर अम्बेडकर की भी समय से पहले चले गए, और 3 गांधी जो भारतीय राजनीति की दिशा को बदल सकते थे वो भी समय से पहले उनकी हत्या कर दी गई। उसमें महात्मा गांधी थे, इंदिरा गांधी थे, और अब राजीव गांधी थे, उनकी हत्या कर दी गई। और इस तरह से चुनाव से पहले चुनाव के बीच में ही 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई। और राजीव गांधी की हत्या होने के बाद क्या हुआ कि चुनाव जून में कंप्लीट हुआ, और जून में कंप्लीट होने के बाद अब कांग्रेस में एक नए 10वें पीएम चुने गए। ये नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव कौन थे? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के पहले ऐसे नॉन गांधी पीएम थे जिन्होंने 5 साल पूरी तरह सरकार चलाई। बाद में इनकी सरकार का रिव्यू हम करेंगे अगले चुनावों में। और इन्होंने भारतीय नो डाउट कि जो राजीव गांधी की जो योजनाएं थीं, राजीव गांधी के जो प्लान थे, और देश को जिस दिशा में राजीव गांधी ले जाना चाह रहे थे, उनकी झलक पीवी नरसिम्हा राव में दिखी। और उन्होंने बहुत सारे चेंज भारतीय राजनीति में और भारतीय स्टेट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनमें किया। वो आपको दिखेगा भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। लेकिन आगे चल के किस तरह से इनके राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी के साथ संबंध खराब होते हैं और फिर वहाँ से राजनीति की दशा दूसरी तरफ बढ़ जाती है। तो इन चुनावों के बारे में हम इतना ही यहीं पे बात करते हैं।